यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें जो इकाई 3 है उसके साहित्य शास्त्र के अंतर्गत एक टॉपिक है मिथक। तो आज हम मिथक का अध्ययन करेंगे कि मिथक क्या है, मिथक किसे कहते हैं, मिथक का महत्व क्या है, मिथक की क्या क्या विशेषताएं होती है और हिंदी साहित्य में मिथक का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे मिथ क्या होता है, मिथ किसे कहते हैं। मिथ के लिए जो अंग्रेजी शब्द है वह है मिथ। तो पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। अंग्रेजी के मिथ का समानार्थी शब्द मिथक है ना। मिथक इसका समानार्थी शब्द है अंग्रेजी के मिथ का, जो यूनानी शब्द माइथोस से निष्पन्न है। तो ये जो मिथ शब्द है कहां से आया है? यूनानी शब्द माइथोस से यह उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है अर्थक्य आख्यान। अर्थक्य आख्यान का क्या तात्पर्य है? इस शब्द का तात्पर्य क्या है? अर्थक्य मतलब जो तर्क पर आधारित नहीं है, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। और आख्यान का तात्पर्य है कोई कथा कहानी अथवा वृतांत, मतलब ऐसी कथा कहानी या वृतांत जिसके पीछे कोई तर्क अथवा लॉजिक नहीं है, इसे कहा जाता है मिथ या फिर मिथक। अब आप समझ गए होंगे। तो अंग्रेजी के मिथ शब्द का समानार्थी शब्द है हिंदी में मिथक, और जो मिथ शब्द है यह यूनानी शब्द माइथोस से उत्पन्न है, जिसका तात्पर्य होता है अर्थक्य आख्यान, अर्थात एक ऐसी कहानी जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। आख्यान मतलब कथा कहानी वृतांत इत्यादि। अर्थक्य मतलब जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, ऐसी कहानी। इसके बाद बच्चन सिंह, जैसे हम बच्चों को की कहानियां सुनाते हैं तो उसमें कोई चिड़िया भी बोलती है, कोई पक्षी भी बोलते हैं, मानवेतर प्राणी आते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार मीथ है, चिड़िया तो बोल नहीं पाती। तो इस टाइप की बातें हैं। अब बच्चन सिंह इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं, बच्चन सिंह की एक किताब है हिंदी आलोचना के बीज शब्द, तो उसमें इन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है बच्चन सिंह जी ने, मिथक के अतिरिक्त इस शब्द के लिए। बच्चन सिंह जी ने कैसे परिभाषित किया है? मिथक के अतिरिक्त, मिथक तो इसे कहते ही हैं, मिथक के अतिरिक्त इस शब्द के लिए दंत कथा, पुरावृत्त, धर्मगाथा, पुरा कथा, पुराख्यान आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इन शब्दों का इंग्लिश वर्जन क्या होता है? जो किसी लीजेंड के बारे में होता है, जो किसी रिलीजियस स्टोरी से संबंधित होता है, जो किसी माइथोलॉजी से संबंधित होता है। समझ रहे हैं? तो दंत कथा मतलब जो किसी लीजेंड से संबंधित कोई कथा या कहानी है। पुरावृत्त मतलब कोई पुरानी कहानी है, कोई पुराना वृतांत है। धर्म गाथा मतलब क्या होता है? कोई रिलीजियस स्टोरी है। और पूरा कथा मतलब माइथोलॉजी, कोई पुरानी कहानी है, पुराणों की कहानी है, पुरानी कहानी है जो किसी लीजेंड से संबंधित है। जैसे कर्ण का जीवन है, वो एक लीजेंड है। इस तरीके से मिथक में तर्क की कोई संगति नहीं होती है। मैं आपको बता चुका हूं, इसमें लॉजिक का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ मेंटल एक इमेज बने रहता है, हम मन में सोच लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, और इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं होता है, लॉजिक का कोई स्थान नहीं होता है। इसमें व्यक्त भावनाओं, विचारों और घटनाओं के संबंध सूत्र अत्यधिक उलझे हुए होते हैं। तो इसमें जो भी भावनाएं व्यक्त की जाती है, विचार व्यक्त किए जाते हैं, घटनाएं व्यक्त की जाती है, बहुत ही उलझे हुए रहते हैं। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे ऐसा कैसे हो गया। तर्केतर और गड्ढमड्ढ होते हैं। तर्केतर होते हैं, तर्क से बाहर होते हैं, गड्ढमड्ढ होते हैं, मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे, ऐसी उलझी हुई कहानियां होती है। और मिथक आदिम मनुष्य की भाषा है, जिसके माध्यम से वह जीवन और प्रकृति के रहस्यों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं और अलौकिक गाथाओं के रूप में व्यक्त करता था। तो मिथक का जन्म कहां से हुआ है? आदिम, जब आदिम युग थी, जब ये प्रकृति के रहस्यों को समझ नहीं पाते थे लोग। क्योंकि आदिम जो मनुष्य है कुछ नहीं जानता था वो, कि सूर्य का उदय कैसे होता है, सूर्यास्त कैसे होता है ना, बारिश कैसे होती है, मतलब जो भी आसपास अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसके बारे में कथा कहानी बना लेता है कि बारिश के भगवान हैं, ये बारिश कराते हैं, ये ऐसे सूर्य भगवान, मतलब इस टाइप के जो भी हैं उनके मन में एक कहानी बन जाती है। ठीक है ना। तो प्रकृति के रहस्यों को फिर क्या करता है, वो अलौकिक गाथाओं के रूप में प्रकट करता है। जैसे कोई वट वृक्ष है तो उसमें ब्रह्म राक्षस रहते हैं, ऐसा वो सोच लेता है। रात के उधर नहीं जाना चाहिए, तो हो सकता है बच्चों को डराने के लिए ऐसा बोले होंगे कि रात में उधर ना जाए। तो इस टाइप का। तो यह आदिम यथार्थ के प्रति सामूहिक अचेतन के मन का सहज स्फूर्त बिंबात्मक सृजन है। मतलब जो आदिम मनुष्य थे, जितने भी आदिम आदिम मनुष्य थे, उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठा दी गई थी कि ऐसा होता है, ऐसा सत्य है।
तो यह इसी का बिंबात्मक सृजन है। बिंबात्मक सृजन मतलब फिर एक इमेज बन जाता है, और इमेज बनने के बाद कथा कहानियों में हम उसको प्रयोग करने लगते हैं। जो हमारे दिमाग में जो इमेज बना हुआ है उसके आधार पर फिर कथा कहानी उपन्यास ये सब लिखे जाते हैं। जैसे मृत्युंजय उपन्यास है शिवाजी सावंत का, तो ये आप कह सकते हैं। मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ। बिंबात्मक पुनर्सृजन हम करते हैं मिथक के आधार पर। अब रामपूजन तिवारी जी जो है, रामपूजन तिवारी नाम के विद्वान का मत है कि मिथक वृत्त अथवा कहानी है। वृत्त मतलब होता है वृतांत, और कहानी मतलब स्टोरी, और यह तर्कमूलक वक्तव्य और विवेचन से उल्टा है। इन्होंने वही बात कही है कि मिथक एक ऐसा वृतांत है, एक ऐसी कहानी है जिसमें तर्कों का कोई स्थान नहीं है। तर्क और बौद्धिकता का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। वास्तव में यह बुद्धिमूलक नहीं है। मिथक का संबंध बुद्धि अथवा तर्क से नहीं है, बल्कि और सहजात वृत्ति संजात है। सहजात वृत्ति संजात बोलते हैं इनेट इंस्टिंक्चुअल प्रोडक्ट, मतलब हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, हमारी जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, उस पर यह आधारित होता है। इसके पीछे कोई तर्क या लॉजिक नहीं होता है। विको नाम के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने कहा है, विको ने मिथक को एक प्रकार की काव्य भाषा कहा है, मतलब कविता लिखने की एक भाषा है, एक शैली है। इसके बाद लेवी स्टॉक, काव्य भाषा ही कहा है बेसिकली इन्होंने। लेवी स्टॉक ने मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया कहा है। विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया मतलब मेंटल फॉर्मेटिव एक्शन, मतलब सिर्फ दिमाग की उपज है। मतलब हम अपने एक मेंटल इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि ये लीजेंड्स ऐसे होते हैं और ऐसे रहे होंगे, है ना, कर्ण ऐसे रहे होंगे, भीम ऐसे रहे होंगे। तो हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं, एक मेंटल इमेज बना लेते हैं। तो टोटल हमारी दिमाग की उपज है। मिथक जैसी कोई चीज नहीं, बल्कि यह क्या होता है, टोटल हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं, एक बिंब बना लेते हैं, ये होता है। जैसे घटोत्कच है, भीम का बेटा घटोत्कच है, एक इमेज हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा रहा होगा। इसके बाद मिथक की विशेषताएं। मिथक की विशेषताएं क्या क्या होती है? पहला है यह मन गढ़ंत या पौराणिक कथा है। मन गढ़ंत मतलब अपने मन से बनाई गई कथा है। पौराणिक कथा मतलब जो पुराणों में उल्लिखित है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ पुराण वगैरह हैं, जिसमें अति मानवीय प्राणी, अति मानवीय प्राणी को बोलते हैं सुपर ह्यूमन क्रिएचर, या घटना का विवरण होता है। सुपर ह्यूमन क्रिएचर कोई होता है, या फिर ऐसे घटना का विवरण होता है जो बिल्कुल आश्चर्यजनक चमत्कृत कर देने वाला होता है, जो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो यह इस प्रकार यह मनगढ़ंत अथवा पौराणिक कथा होता है। यह अति मानवीय प्राणी मतलब होता है सुपर नेचुरल क्रिएचर पर आधारित होता है, या फिर कोई सुपर नेचुरल इवेंट्स होता है, सुपर नेचुरल जो घटनाएं होती हैं, जैसे भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस, ये सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि ब्रह्म राक्षस ऐसा होता है। कोई युवा व्यक्ति या कोई ब्राह्मण युवा यदि शादी करने के पहले मर जाता है तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है और रात में जलते हुए घूमता है। ये सब मतलब बड़े बुजुर्ग जो बोलते थे वो बता रहा हूं आपको। इसके बाद है इसमें तार्किकता का निषेध होता है। इसमें कोई तार्किकता नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता है, एवं इसका अस्तित्व भाव जनित एवं कल्पना जनित होता है। मिथक का निर्माण केवल भावनाओं के आधार पर होता है और कल्पना के आधार पर होता है। इट मीन्स इट्स एग्जिस्टेंस इज ओनली इमोशनल एंड इमेजिनरी। द एग्जिस्टेंस ऑफ मिथ इज ओनली इमोशनल एंड इमेजरी। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद मिथक की कथा मानवेतर, मानवेतर मतलब नॉन ह्यूमन, जो ह्यूमन नहीं है, नॉन ह्यूमन है। मिथक की कथा मानवेतर विशेषकर देवताओं से संबंधित एवं लोक विश्वास पर आधारित होता है, नॉन ह्यूमन। तो जैसे आप हिरण्यकश्यप के बारे में पढ़े होंगे, है ना। हिरण्यकश्यप का जो वध होता है, नृसिंह भगवान उसमें उनका वध कर देते हैं। भगवान नृसिंह हैं जो हैं, हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। तो भगवान से संबंधित है, ये वो मनुष्य भी नहीं है और जानवर भी नहीं है। और इस प्रकार मिथक की जो कथा होती है मानवेतर होती है, नॉन ह्यूमन होती है, और विशेषकर देवताओं से संबंधित होती है और लोक विश्वास पर आधारित होता है। लोगों के बीच में जो विश्वास होता है, इसके खिलाफ लोग सुनना पसंद नहीं करते, उनके पूरी तरह उसमें विश्वास और आस्था होती है। यह आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। चौथा, मिथक में विस्मयपूर्ण एवं कौतूहलवर्धक घटनाओं का लेखा जोखा होता है। मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमको चमत्कृत कर देती हैं, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे बाप रे ऐसा कैसे हो गया। तो इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, टाइम पास का भी साधन होता है, और पढ़ने सुनने देखने में भी बहुत मजा आता है। इसको विस्मयपूर्ण होती है। इसके बाद मिथक में भावनाएं सामूहिक अचेतन मन से जुड़े होते हैं। जब हम कोई मिथक को देखते सुनते पढ़ते हैं तो सबके सब कॉन्शियस माइंड में एक ही चीज रहती है। जैसे हम रामलीला देखने आते हैं, कृष्ण लीला देखने आते हैं, या और कुछ भी देखने आते हैं, फिल्म देखने आते हैं, हम बाहुबली जैसे फिल्म हम देख रहे हैं, या कोई और फिल्म देख रहे हैं, पौराणिक फिल्म, है ना। तो विमान वैसे उड़ता हुआ आ रहा है, पुष्पक विमान, तो ये सारी चीजें बिल्कुल हम सबके मन में एक ही बात रहती है। मतलब सभी धर्मों के बारे में बता रहा हूँ, सभी धर्मों में इस टाइप की बातें होंगी।
तो हमारे ये आस्था और विश्वास पर आधारित होता है और सभी की भावनाएं उस समय एक जैसी होती है। अचेतन मन से जुड़े होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड से भावनाएं। इसको बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। फ्रायड ने यह नाम दिया इसको। अब मिथक का महत्व क्या होता है? मिथक का महत्व क्या है ये देखते हैं। अब ये मिथक का महत्व ये होता है, किसी संस्कृति को जानने समझने में मिथक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मिथक का संबंध केवल किसी एक ही धर्म या संप्रदाय से नहीं होता। जैसे केवल हिंदू धर्म में मिथक होंगे, अन्य धर्मों में भी मिथक होते हैं, अन्य संप्रदाय समुदाय में भी मिथक होते हैं। तो हमको उनकी संस्कृति को समझने में बहुत ज्यादा हमको आसानी होती है। मतलब विश्व में जितने भी संप्रदाय होंगे, जितने भी धर्म होंगे, समुदाय होंगे, विभिन्न विश्वास होंगे, सब के में मिथक विद्यमान है। तो उनकी संस्कृति को जानने और समझने के लिए मिथक हमको सहायता प्रदान करता है। मिथकों के माध्यम से आदिम समाज स्वयं को अभिव्यक्त करता था। मतलब जो आदिम समाज के जो लोग हैं, हमारे पुराने जो हमारे पूर्वज हैं आदिम युग में, वे स्वयं को अभिव्यक्त करते थे। चित्र वगैरह बनाते थे दीवारों पर, बच्चों को कथा कहानी सुनाते थे, चित्र वगैरह बनाते थे। आधुनिक काल में यह साहित्यकारों के भावों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। तो आधुनिक समय में, पुराने समय में तो उसका महत्व था ही, आज भी मिथकों का बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि जो साहित्यकार है, चाहे किसी भी देश के साहित्यकार हो, वे क्या करते हैं, मिथकों के आधार पर अपनी कहानी या कथा या फिर उपन्यास या कविता लिखते हैं। तो मिथकों का महत्व हिंदी साहित्यकारों के लिए नहीं, बल्कि विश्व की अन्य भाषाओं के साहित्यकारों के लिए भी मिथक का अत्यंत महत्व है। क्योंकि साहित्य में इसकी अभिव्यक्ति मुखर रूप से होती है, प्रभावशाली ढंग से होती है। अब हिंदी साहित्य और मिथक का क्या संबंध है, आइए हम देखते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो इसको देखने के बाद आपसे जरूर बन जाएगा। और अगर आप डिटेल में यदि आपको उत्तर भी लिखना चाहते हैं तो लगभग 350 शब्दों का यह है, तो इसको आप लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में मिथक कहां से आया और मतलब मिथक किन किन रचनाओं में मिथकों का प्रयोग हुआ? भारतीय मिथक परंपरा का आरंभ ऋग्वेद से माना जाता है। मिथकों की शुरुआत ऋग्वेद से मानी जाती है। आपको मालूम है कि जो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी, ये किस समय हुई थी? वैदिक संस्कृत के समय में हुई थी। उस समय से ये जो ऋग्वेद है, भारतीय मिथक परंपरा का प्रारंभ ऋग्वेद से शुरू होता है। क्योंकि उस समय जो वैदिक काल में जो विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के लिए विभिन्न भगवान और ईश्वर को जिम्मेदार समझा जाता था। जैसे बारिश के देवता ये हैं और सूर्य भगवान है और जितने भी भगवान हैं, इंद्र हैं, वरुण भगवान है, इनकी क्या क्या भूमिका है। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय मिथक परंपरा का प्रारंभ वैदिक काल से शुरू हो जाता है, ऋग्वेद से। और हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग आधुनिक काल में हुआ है। आधुनिक काल में हिंदी में मिथक शब्द आया और इसके जन्मदाता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी में मिथक शब्द को लाने का श्रेय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अब देखिए प्रिय प्रवास हरिऔध जी ने लिखी है, इसमें मिथक का प्रयोग हुआ है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, इसमें मिथक का प्रयोग हुआ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसमें मिथक का प्रयोग हुआ है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दिनकर जी की रचनाएं हैं, इसमें मिथक का प्रयोग हुआ है। कनु प्रिया और अंधा युग धर्मवीर भारती जी की रचना है, इसमें भी मिथक का प्रयोग हुआ है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार जी की रचना है, इसमें भी मिथक का प्रयोग हुआ है। संशय की एक रात नरेश मेहता जी की रचना है, इसमें भी मिथक का प्रयोग हुआ है। इसमें भगवान राम के संशय का वर्णन हुआ है, प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। संशय की एक रात में भगवान राम के संशय का वर्णन हुआ है। इसके बाद शंबुक, गोपा गौतम और बोधि वृक्ष जगदीश गुप्त जी की रचनाएं हैं, इनमें भी मिथक का प्रयोग हुआ है। और आत्मदान बलदेव वंशी जी की रचना है, इसमें भी मिथक का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आत्मजयी है, कुंवर नारायण की आत्मजयी है, इसमें भी मिथक का प्रयोग हुआ है। तो ये जो सारी रचनाएं आपने देखा, उसमें मिथकों का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है भारतीय साहित्यकारों ने, हिंदी के साहित्यकारों ने। तो निश्चित रूप से आप मिथक की अवधारणा को पूरी तरह से समझ गए होंगे। यदि आज का मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।